आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हरीश कुमार पांडे, सहायक प्राध्यापक, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएड पाठ्यक्रम के कोर्स 6 जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी पेपर के यूनिट 1 में आज हम लोग स्वतंत्र भारत में बनी शिक्षा नीतियों में नारी शिक्षा से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए और उनसे उनका क्या एम्पावरमेंट हुआ आज उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें होंगी और बहुत ही इसमें इंटरेस्ट आएगा। ऐसे भी महिला सशक्तिकरण अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग और वंडरफुल टॉपिक है ये, और अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरी शिक्षा व्यवस्था की एक धुरी की तरह ये काम करता है। और निश्चित रूप से विमेन एजुकेशन की अगर इम्पोर्टेंस को देखा जाए तो बिना इसकी बेहतर शिक्षा के एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि जितने भी बाहर के जो व्यक्ति रिसर्चर्स आते हैं, जो बाहर के जो लोग देशाटन पे जो लोग आते हैं और वहाँ की जब संस्कृति और सभ्यता को जब लोग जानने का प्रयास करते हैं तो अपने यहाँ जो भी लेखन लिखते हैं उन लेखन में इस बात का जिक्र किया जाता है कि अगर किसी भी देश की वहाँ की स्थिति को जांचना है तो वहाँ पर सबसे पहले महिलाओं की स्थिति का आकलन किया जाए। जिन महिलाओं को अगर जिस देश में, जिस राष्ट्र में महिलाएं जितनी उन्नत होंगी, जितनी आर्थिक रूप से, जितनी सामाजिक रूप से, जितनी राजनीतिक रूप से, जितनी स्वतंत्र विचारों के रूप में सशक्त होंगी, वह राष्ट्र उतना ही उन्नत माना जाता है। ऐसा विभिन्न प्रकार के विद्वानों का ये मत है। तो आज हम लोग इसी पे हम लोग परिचर्चा करेंगे। काफ़ी इंटरेस्ट आने वाला है और बहुत ही अच्छी जानकारियाँ भी मिलेंगी, और इस बात को हम लोग भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो आधी आबादी है, जिसको हम लोग संपूर्ण आबादी का 50% मानते हैं और आधी आबादी का हमने नाम दिया है, कहीं ना कहीं हम उनके शिक्षा के प्रति उतने सजग नहीं हुए जितना सजग हमें हो जाना चाहिए था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी की बात कह के या अन्य प्रकार की बातों को कह के, या एक रिसर्च में एक बात आती है कि नवीनता का भय, अक्सर व्यक्तियों के मनोमस्तिष्क में इस प्रकार की बातें ये बैठ जाती हैं कि ये नई जो सभ्यताएं आएंगी, ये नए एजुकेशन में जो जितनी परिकल्पना आ रही हैं, कहीं इससे हमारी उन पीढ़ियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो इसको लेकर कहा जाता है कि नवीनता का भय। अब जैसे कि अब नए नए कोर्स आ गए, अगर देखा जाए तो अभी पुराने कोर्सों की तुलना में पहले बालिकाओं के लिए केवल गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इंटीरियर डेकोरेशन, इस प्रकार की ही कोर्सों तक इनकी सीमित थी। सीमित करने का मतलब कि प्रतिशतता के आधार पर इसमें ज़्यादा इनको ये समाहित होता था। गृह विज्ञान, ऐसे विषयों में म्यूजिक, नृत्य, गायन, वादन, इन सबों में ज़्यादा वो प्रीफर मिलता था। लेकिन समय बदला और हमने नए नए कोर्स आ गए, तो उन कोर्सों में देखें तो महिलाओं की वर्चस्वता बहुत आगे है और शिक्षा के माध्यम से महिलाओं ने लगभग
लगभग सभी क्षेत्रों में क्षेत्र को आइडेंटिफाई शायद गिनती में किया जा सकता है कि इन क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़त नहीं है। लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़त पुरुषों से किसी रूप में कम नहीं है। पहले तो ये माना जाता था कि गणित और विज्ञान जैसे विषय महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन आज तो गणित और विज्ञान की कौन बात कहे। आज तो हम लोग देखें तो अंतरिक्ष विज्ञान में और अंतरिक्ष तक महिलाओं की पहुंच ही नहीं रही, काफ़ी सारगर्भित भूमिका रही है और उन्होंने बहुत अपने को सिद्ध किया है कि अगर उन्नत शिक्षा मिले तो वो भी देश के विकास में, समाज के विकास में, विज्ञान और ज्ञान के विकास में उनकी योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम लोग इसी पे मैंने ये भूमिका रखी, इसी पे हम लोग आज परिचर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बातों पे भूल और चूक मैं शब्द नहीं लगाऊंगा। प्रयास रियल में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो प्रयास नहीं हो पाया, उतना हम लोग क्षेत्र नहीं दे पाए जितना क्षेत्र महिलाओं को मिलना चाहिए। तो आजकल जैसे पिछली बार मैंने बताया था कि सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया है, तो ये सशक्तिकरण एक प्रोसेस है। ये सशक्तिकरण कोई कहने से कि शिक्षा से सशक्तिकरण होता है, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। एम्पावरमेंट एक सातत्य है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह निरंतर चलती रहती है। अगर आप कभी भी एक स्ट्रीम पे पहुंच जाए और वहाँ पे आप अपने को ये मान ले कि अब यहाँ से हमारा ऊपर विकास नहीं है, तो फिर वहाँ से वो डाउन अर्थ वो होने लगेगा और व्यक्ति का अपना जो शीर्ष है उस पे बहुत देर तक वो व्यक्ति वहाँ पे आसीन नहीं रह पाएगा, फिर वहाँ से वो अधोगामी पे हो जाता है। तो शिक्षा उसमें अपनी भूमिका अदा करती है कि व्यक्ति को नए नए डायमेंशंस पे सोचने के लिए, नए नए विषय पे सोचने के लिए, समाज में जो परिघटनाएं हो रही हैं उस पे सोचने के लिए, एक हाइपोथेसिस का निर्माण करने के लिए और उस पे उसका जनरलाइजेशन किस प्रकार से इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उस पे शिक्षा अपनी एक व्यापक दृष्टि प्रदान करती है। तो शिक्षा तो एक माध्यम बन जाती है एक एम्पावरमेंट के लिए। तो एम्पावरमेंट में मैंने बताया था कि सबसे पहले तो भाई एम्पावर तब होगा कि जब हम किसी कार्य में हम पहले तो उस कार्य के लिए हम बाहर आए। तो जब हम बाहर किसी कार्य के लिए जब आते हैं तो उसके बाद से होता है कि भाई मेन स्ट्रीम में जुड़ना, तो फिर उस मेन स्ट्रीम में जुड़े। तो सबसे पहले हम जहाँ थे हमने वहाँ से आगे बढ़ा, फिर हमने मेन स्ट्रीम को ज्वाइन किया, फिर मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करने के बाद से वहाँ से आपकी लर्निंग आपकी कैपेसिटी के अनुसार होने लगती है और आप धीरे धीरे उसमें बहुत कुछ लर्न करने लगते हैं और वो धीरे धीरे जितना ज़्यादा आप उसमें लर्न करने लगते हैं और उसमें जितनी ज़्यादा आपके अंदर कैपेसिटी, आपकी एबिलिटी जितनी ज़्यादा होती है, उतनी बहुत चीज़ों को आप नए नए गोल्स को आप अचीव कर लेते हैं। और जब आपके पास नए नए गोल अचीव जब आप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अंदर वो एक आत्मविश्वास, एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगता है कि ये कार्य अब मैं सीख चुका हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैं कर सकता हूँ। तो वो आपका वहीं वो जो प्रक्रिया पे जब आप पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आपका एम्पावरमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एम्पावरमेंट ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप उसमें निरंतर लगे रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी एबिलिटी, कैपेबिलिटी इस पे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे आपको उसी से आपका सशक्तिकरण, जैसे कि आर्थिक सशक्तिकरण, आपकी एक आइडेंटिटी बनने लगती है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति इस चीज़ में उसको बहुत महारत हासिल है, काफ़ी योग्य है, विद्वान है। आजकल तो हर क्षेत्रों में ऐसे योग्य और स्किल्ड लोगों की ज़रूरत हो रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अभी हम उतने स्किल्ड लोगों को नहीं निकाल पाए हैं। तो शिक्षा तो हमने बहुत दी, अब तो शिक्षा के लगभग हम लोग 78 के ऊपर जा रहे हैं, 80 के आसपास हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो साक्षरता तो हमने बहुत बढ़ा ली। तो साक्षरता तो और निरंतर ये तो 100% होनी चाहिए और बढ़ भी रही है, लेकिन स्किल्ड नहीं आ रहा है लोगों के पास, लोग स्किल्ड नहीं हो पा रहे हैं। तो स्किल्ड हमें एम्पावर होने के लिए एक हमारी क्या है, ये हमारी बेसिक नीड है।
कहीं ना कहीं वो हमारी ज़रूरत है। हम जितने ज़्यादा स्किल्ड होते जाते हैं उतने ज़्यादा हमारी डिमांड बढ़ने लगती है, और जब डिमांड किसी व्यक्ति की बढ़ती है तो उसके साथ में उसको अर्थोपार्जन भी होता है, और जब अर्थोपार्जन होता है तो उस व्यक्ति के अंदर अपनी जितनी भी जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, तो उसको भाई ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं, उसका बढ़िया खान पान, बच्चों की अच्छी शिक्षा, बच्चों की अच्छी परवरिश, और अपनी एक अच्छा रहने, अपने लिए अन्य जो भी बातें हो सकती हैं, तो वो बातें आपको वो सुविधा मुहैया होने लगती है। तो इस प्रकार से हम लोग, ये हमारा एम्पावरमेंट की एक हमारी ये बुनियाद हो सकती है, ये हमारा इसकी भूमिका हो सकती है, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो सकता है। जरा हम लोग इसको अगर देखें तो इसको पॉइंट में अगर देखा जाए तो हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट की जो बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे, तो जिसमें कि हमारा सबसे पहला होगा कि भाई एम्पावरमेंट हम कोई, जैसे हमें पढ़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें पढ़ना है तो हमें क्या भाई, पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, तो भाई किताबें, कापी, अर्थ, फीस, सुविधा, ये तो चीज़ें हैं, लेकिन ये बात की बात है। सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो फिर कहाँ से हम उस एरिया में लंबे समय तक हम कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर स्वास्थ्य पे देखा जाए तो यहीं से वीमेन एम्पावरमेंट की जो पहली भूमिका स्टार्ट होती है वो हमारा स्वास्थ्य से होता है। स्वास्थ्य का मतलब यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य को बहुत एक व्यापक कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे वीमेन एम्पावरमेंट में जो हेल्थ की जो बात कही गई वो कहीं ना कहीं पर्सनल हाइजीन से संबंधित है। तो पर्सनल हाइजीन, जैसे कि आप लोग मनोविज्ञान के पेपरों में पढ़े होंगे, और जो शरीर मनोविज्ञान है, तो वहाँ पे इस बात को देखें कि जब एक अवस्था, जब बालिका एक निश्चित अवस्था में जब पहुँचती है तो उसको एक प्राकृतिक, नेचुरल और नैसर्गिक प्रक्रिया के तहत उसके वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। और हमारी कहीं ना कहीं संस्कृतियों में इस बात की जो कारण रहा हो, पर्दा प्रथा रहा हो या उस प्रकार के खुल के बात करने वाली बात, जो भी बातें रही हों, उन बातों पे नहीं हम लोग जाएंगे, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं ये रिसर्च डेटा बताता है कि जो पर्सनल जो हाइजीन है, उस हाइजीन को लेके बहुत सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, और उससे महिलाओं का स्वास्थ्य निरंतर काफ़ी उस पर प्रभाव पड़ता है, और उससे उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, और कहीं ना कहीं उससे अगर व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसके शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, इन तीनों अवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। और ये तीनों अवस्थाएं इस व्यक्ति के शरीर में रहती हैं, हमारी शारीरिक, हमारी मानसिक और संवेगात्मक, जो हमारे अंदर जो भावनाएं उठती हैं, चाहे वो प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, सहिष्णुता की भावना हो, उदारता हो, ये जो भी बातें हैं ये हमारी इमोशंस में होती है, वो हमारे शरीर में होती हैं। तो जब व्यक्ति के अंदर कोई डिजीज़ होता है तो आप उस व्यक्ति को देखेंगे, उसके अंदर काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, काफ़ी वो गुस्से वाला हो जाता है, काफ़ी उसके अंदर हेजिटेशन हो जाएगा, उसके अंदर एक कई प्रकार की ग्रंथियां बनने लगती हैं, और वो ग्रंथियां व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास पर काफ़ी महत्वपूर्ण अपना प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन पे आप लोग समझदार हैं, आप लोग तो भविष्य के अध्यापक हैं, और आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस में भी आप लोग जा चुके हैं, और वहाँ पे आप लोगों ने एक बात का अनुभव किया होगा कि सभी राज्य सरकारों द्वारा, सभी स्टेट के सभी सरकारों द्वारा हर विद्यालयों में जहाँ पे कक्षा 5 से पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, अर्थात जहाँ पे 9 वर्ष से जहाँ की बच्चियाँ, जहाँ पे 9 वर्ष से ऊपर की बच्ची जहाँ स्टडी करती हैं, चाहे वो क्लास किसी भी लेवल का हो, तो वहाँ पे इस बात को रखी गई कि नैपकिन की व्यवस्था की बात कही गई। और अगर इस बात को आप लोग देखें तो समाज में, मैंने पिछली बार बताया था कि जागरूकताएं शिक्षा, देखिए शिक्षा एक माध्यम है, उस शिक्षा पर देखिए, शिक्षा चमत्कार करने वाली विषय नहीं है।
शिक्षा चमत्कार कर सकती है, लेकिन उससे वो चमत्कार तब करेगी जब वह स्वतंत्र रूप से कार्य करे। शिक्षा पर जिस व्यक्ति का, ये मेरी बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिए और ये आपके बहुत काम में आएगी ये बातें। आप लोग इसको बहुत बड़े बड़े स्तर पे इस बातों को सुनेंगे। शिक्षा जिस प्रकार के हाथों में होती है, शिक्षा पर जिस भी संस्था का प्रभाव, जिस भी व्यक्ति विशेष का प्रभाव, जिस भी राजनीति का प्रभाव, जिस समाज का प्रभाव पड़ता है, शिक्षा वैसा रूप धारण कर लेती है। अब मेरे कहने का सीधा सीधा अर्थ है कि यदि पुरुष प्रधान समाज है, धर्म प्रधान समाज है, बंद समाज है, कट्टरपंथिता से संबंधित समाज है, तो वहां के शिक्षा पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मेरे कहने का यही तात्पर्य है। तब कैसे प्रभाव पड़ता है, जैसे कि जरा हम एक उदाहरण पे हम लोग आते हैं। शिक्षा तो निरंतर चल रही है। आजादी के बाद भी सभी लोगों को एक समान संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा उपलब्ध कराएगी। लेकिन आज भी अगर मकतब और मदरसों वाली जो मुगल कालीन जो शिक्षा की जो व्यवस्था है, तो वहाँ पे आज भी देखिए क्या शिक्षा वहाँ पे पर्दा प्रथा हटा पाई है? प्रश्न जवाब यही आएगा कि नहीं। कुछ विशेष परिस्थितियों में, कुछ बड़े शहरों में, कुछ जो क्या बोलते हैं, जो लोग बहुत मतलब मॉडर्न का मतलब जो लोग एजुकेटेड हैं और जो लोग शिक्षा को सही मायने में समझ पाए, वही लोग देखिए पर्दों से और अन्य प्रकार की ट्रेडिशन से उठ के ऊपर आए हुए हैं। नहीं तो आज भी देखिए वहाँ पे उन ट्रेडिशंस को अपनाया ही जा रहा है जिस ट्रेडिशन में हम नहीं पसंद करते हैं। मैं इसको एक, जैसे कि मुगल काल में जो पर्दा प्रथा है, जरा मैं एक बात को कल्पना में आपको याद दिलाऊं बहुत व्यवहारिक रूप से। जरा इसे देखिए, मनुष्य अगर है तो उसके अंदर मनुष्यता के गुण होने चाहिए। हमारे अंदर वो बातों को सीखना चाहिए। हमें देखिए सीखने से नहीं है, उन बातों को महसूस करना चाहिए। जब तक हम उन बातों को महसूस नहीं कर पाएंगे, वो शिक्षित होने से क्या हो गया? डॉक्टरेट की डिग्री आ जाए तो क्या व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा? साक्षर की श्रेणी में आएगा। शिक्षा वो है जब व्यक्ति के अंदर उदारता का गुण आने लगे, दया के गुण आने लगे, और इनमें सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो इमोशंस संवेदनशील हो, उसकी जागृत अवस्था में हो। इस बात को समझिए। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, आप लोग बहुत सटीक उदाहरण होगा और आप लोग इस बात को बिल्कुल सहमत होंगे। 1000 तर्कों से आप बातों को खंडन कर दें, वो स्वागत योग्य है। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकारूंगा। शिक्षा जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके लिए न मानने वाली कोई शब्दकोश नहीं है। शिक्षा एक यही तो डेमोक्रेटिक सिस्टम की एक व्यवस्था है कि हम एक दूसरे की बातों को सुनते हैं, एक दूसरे की बातों को मानते हैं। जहाँ पर मैं बताया था, जहाँ पे कि आई खत्म हो जाए, अहम की भावनाओं का जहाँ पे लोप हो जाए और जहाँ पर वी की भावनाओं का उदय हो जाए, उससे बढ़िया सभ्य समाज की परिकल्पना कभी नहीं हो सकती है। और उस सभ्य समाज में जहाँ पे वी की भावना होगी, वहाँ पे मनुष्यता स्वतंत्र रूप से श्वास लेगी। वहाँ पे महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी को स्वतंत्र स्थान मिलेगा, स्वतंत्र विचार मिलेंगे। और यकीन मानिए ये ऐसी विषय है कि हम भले लाख हम अपने तर्कों से काट लें, लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि यदि किसी परिवार में किसी की कोई दुर्घटना हो जाए, उसके पति गुजर जाता है, अगर वो महिला एजुकेट ना हो, वो महिला अगर वो हेल्थ से और इमोशन से बहुत स्ट्रांग ना हो, तो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएगी? जरा कल्पना कीजिए। आप लोगों ने पुराने ज़माने की फिल्मों को देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारा समाज, हम महिलाओं के साथ हम वैसे व्यवहार करते चले आ रहे हैं। अभी भी व्यवहार हैं। ये बहुत प्रकार की मूवी आपको बताएगी। मूवी एक ऐसा एग्जाम्पल आजकल के कि जो ये हमारे मनोमस्तिष्क पे, और हमारे तीसरी पेपर में पिछली बार एग्जाम में प्रश्न भी आया था कि मीडिया के द्वारा नारी को एक शरीर के रूप में प्रस्तुत करने। देखिए, जरा कल्पना नहीं कर सकते हैं हम लोग कि इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि यह पेपर प्रश्न की सीमाओं से परे है। और यहाँ पे सिर्फ ये पेपर का ही मतलब है कि व्यक्ति के अंदर एक
अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और हम बार बार इस बात पे जोर देते हैं कि हमारी संवेदना जीवित हो, हमारी संवेदना जीवित हो, और हमारे अंदर मनुष्यता के गुण विकसित हो। और मनुष्यता के गुण ये बात वो कहते हैं कि अपने तर्कों से दूसरे की बातों को न काटिए। निश्चित रूप से मैं आप भैया आगे आपको तर्क दूंगा, और तर्क में आपको आएगा कि हमने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो व्यवस्था उनको देनी चाहिए जिस समय पे, उन समय पर नहीं आई। मेरी आगे के प्रमाण उस पर देंगे। मैं पर्दा प्रथा पे था कि वो प्रमाण पे जरा मैं दूं। अभी हम लोग किस पीरियड में हैं? एक कोविड-19 जो कोरोना वायरस आया, और हमको कहा गया कि चेहरे को मास्क से ढकना है। संभवतः मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। हम अपने चेहरे को मास्क से जब 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा लगातार जब ढकते हैं, 1 दिन 2 दिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब 10 दिन, 1 हफ्ते लगातार ढके रहते हैं, 15 दिन, तो फिर आपको एक अजीब सी, आप ये महसूस किए होंगे, महसूस कर रहे होंगे। जो लोग नहीं किए हैं, आप जो भी गाइडलाइन से आप मास्क को लगा के जरा 8 घंटे 10 घंटे जरा रहिए, फिर आपको पता चलता है कि कितनी अजीब सी, थोड़ा सा हल्का नहीं, सफोकेशन, घुटन जैसा होता है। अब एक मान के आप कहीं घरों में वेंटिलेशन कम हो, या गाड़ी में बैठे हों, या कहीं एक ही जगह पर ड्यूटी कर रहे हो, मास्क लगाए हुए हों, सोचिए जरा कि 8 घंटे आप वहाँ पे हों, कितना मतलब ऑक्सीजन की कितनी कमी हो जाती है, होती है ना। जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि आपको 2 दिन में, 4 दिन में, और इतनी घुटन होती है, और आप किसी महिला को पर्दों में आप उसको सालों साल से रख रहे हैं, कितनी घुटन होती होगी। ये विचारणीय तथ्य है। मैं किसी को मैं ये नहीं कर रहा, ये किताबों में ये बातें लिखी हैं, मैंने उस बातों का संदर्भ दिया। अब जो भी आपको प्रश्न होंगे उन किताबों से प्रश्न होंगे। तो मैंने ये तो एक बात रखी कि ये विचार है क्या, ये इस प्रकार की ये बातें, ये अंधविश्वास, अब वैसी परिस्थितियां नहीं रही जिन परिस्थितियों में ये नियम बनाए गए थे। परिस्थितियां बदल गई हैं, और हमें भी बदलने की ज़रूरत है। हमें भी अपने दृष्टि को व्यापक करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं हमारी व्यापक दृष्टिकोण से ही एक स्वस्थ समाज की संरचना हो पाएगी, और हम उसमें काफ़ी उदारता पूर्वक उसमें जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमने उसमें हम बता रहे थे कि पर्सनल हाइजीन, हम लोग पर्सनल हाइजीन वाले पे ही हम लोग अभी, आप स्कूलों में गए होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखिए, ये व्यवस्थाएं हर जगह रहती हैं। शिक्षा के अभाव में नहीं, जानकारी के अभाव में हम उन बातों को हम लोग नहीं जान पाते हैं। पेट्रोल पंप पे आप लोग जाइए, कोई भी सार्वजनिक उपक्रम पे जाइए, पीएचसी पे जाइए, किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र, या जो भी सरकार की जो निकाय संस्थाएं होती वहाँ पे जाइए, वहाँ पर आपको ये फ्री ऑफ कास्ट में आपको मिलेगा। और ज़रा कल्पना कीजिए, ये तो अब मैं उस पर बहुत ज़्यादा, आप लोग समझदार हैं, लेकिन आपके ये विषय वस्तु में है, और आप लोग इसको मनोविज्ञान में किशोरावस्था में जब आपको सर पढ़ाए होंगे तो वहाँ पे आप लोग इस बातों को ठीक से पढ़े होंगे। ये भारत सरकार की रिपोर्ट बताती है कितनी महिलाएं वहाँ पे कितने प्रकार के एक नैसर्गिक प्रक्रिया को लेके कितने प्रकार के डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं, और उन डिजीज़ों से लोग पीड़ित होते हैं, कितने रोग हो जाते हैं, कितने लोग उसमें, अब मुझे डेटा तो भी नहीं पता है कितने लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग उसमें काल कवलित हो जाते हैं। तो ये सब प्रथाएं अगर वहाँ पे हम भी, तो पर्सनल जो हाइजीन की बात बताई गई, तो वहाँ पे शिक्षा में देखिए कितने समय बदला है। और आज देखिए ये जो पर्सनल हाइजीन की जब से ये बातें सरकार की तरफ से आई, स्कूलों में फ्री नैपकिन का वितरण हुआ, और वहाँ पे एक स्पेशल रूम, स्पेशल दाई रख दी गई है, और वहाँ पे किसी भाई इस प्रकार के, तो निश्चित रूप से उसने इस पे शिक्षा पे काफ़ी व्यापक असर पड़ा है। एडमिशन, अभी तो प्रधानमंत्री की जो योजना आई शौचालय वाली, जरा कल्पना कीजिए, इस पे तो एक मैं लेख लिखा हूँ, और वो लेख अभी प्रकाशित नहीं है, वो पढ़ने योग्य लेख होगी, कि अगर ये शौचालय की परिकल्पना अगर 1947, 48, 50 तक आ गई होती, तो हमारे देश की साक्षरता लगभग 100% 1980-85 में ही पहुंच गई होती। आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब कल्पना करेंगे, जब इस पे विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका हृदय द्रवित हो जाएगा
कि केवल शौचालय कितना महत्वपूर्ण फैक्टर है कि बहुत से लोग, मैं महिला की बात नहीं करती हूँ, बहुत से पुरुष लोग ऐसे मतलब स्कूलों को या एजुकेशन छोड़ दिए जहाँ पे कि शौचालय की, देखिए प्राकृतिक चीजें हैं, पानी पीना प्राकृतिक है, पानी पिएंगे तो प्राकृतिक पीड़ा उत्पन्न होगी, और उन प्राकृतिक पीड़ाओं को जरा कल्पना कीजिए। आज विद्यालयों में आप लोग टीचिंग प्रैक्टिस में गए हैं, हम भी आप लोगों को लेके जाते हैं, कल्पना कीजिए हम लोग पुरुष होते हुए भी वहां पर उस प्रकार की व्यवस्थाएं कहने के लिए कि शौचालय बना हुआ है, लेकिन जाकर देखिए कितनी गंदगी है, कितनी तो पर्सनल हाइजीन की कल्पना ही है। लेकिन वही पब्लिक स्कूलों में देखिए तो एकदम नीट क्लीन एंड ब्राइट, किसी प्रकार के कितने डिजीज उत्पन्न हो जाते हैं गंदे जगहों में, इस प्रकार की वो बातों पे जरा कल्पना कीजिए कि इसकी, ये सिर्फ कल्पना की बातें हैं। जितनी ज्यादा आप इसमें आपके इमोशंस जुड़ेंगे तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और ये पर्दों में रखने वाली जगह नहीं है। देखिए इस पे अक्षय कुमार की जो मूवी बनी, आप लोग इसको एग्जाम में भी आपका ये मेंशन होगा, ऐसी बात नहीं कि ये एकदम बिल्कुल एग्जाम में आप मेंशन कर सकते हैं। जितने बड़े बड़े प्रोफेसर्स के लेख आ रहे हैं उनमें ये जिक्र किया गया है। जो ये पिक्चर आई पैडमैन, जरा देखिए उससे कितनी जागरूकता बढ़ी है। ऐसे एक टॉयलेट वाली भी कैसे कुछ करके ऐसे कोई है, मैं तो देखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने प्रतियोगिता दर्पण और योजना और कुरुक्षेत्र में तो लाता हूँ, तो उसमें पढ़ता हूँ, तो उसमें इस प्रकार का जिक्र है कि जरा कल्पना कीजिए कि ये बातें अगर बहुत पहले हम लोग किए होते, हम लोग बहुत पहले ये बातें किए होते, तो आज निश्चित रूप से महिलाएं, इतनी सुविधा न देने के बावजूद महिलाएं कितनी आगे बढ़ी हैं। तो जरा सोचिए कि हम लोगों ने अगर व्यवस्था दी होती तो कितनी वो आगे बढ़ी होती। परिवार भी आगे जाएगा, परिवार आगे जाएगा तो निश्चित रूप से आपका सोसाइटी आगे जाएगी, सोसाइटी आगे जाएगी तो क्या देश आगे नहीं जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ कला है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ नैसर्गिक गुण लेके व्यक्ति आता है, और उन गुणों को विकास के लिए उसको जितने ज्यादा अवसर मिलेंगे, उन अवसरों को वो उतना ज्यादा वो उपलब्ध अवसरों को मैंने प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए वो अपने अंतर गुणों को उतना ज्यादा वो विकास कर सकता है। तो यहाँ पे हुई ये हमारी पर्सनल हाइजीन वाली। दूसरी है कि 2 बच्चों का सिद्धांत एवं जनसंख्या नियंत्रण। देखिए ये बात काश आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे। अच्छा जरा कल्पना कीजिए कि जैसे कि आजकल के बच्चों को देखिए तो 21 साल की जो शादी की निर्धारित डेट है, बच्चे शादी 25, 28, 30, अब तो सोसाइटी कितनी एजुकेशन बढ़ी है कि आज 30 साल का भी बच्चा कोई घर में कमा रहा है और तो भी कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने करियर के प्रति जागरूक है, वो पढ़ रहा है अपनी करियर बनाने के लिए। करियर का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है, नौकरी एक समय की जरूरत है, इसलिए जरूरत है कि उसकी जो पर्सनल जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, और उसके बाद से जो बच्चों की शिक्षा पे और बच्चों की परवरिश के लिए एक अच्छी शिक्षा देने के लिए आप देख रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा कितनी महंगी है, तो आप इसको अन्यथा नहीं ले सकते हैं। ये बिना अर्थ के ये नहीं हो सकता है। ये सब इसके लिए आपको अर्थ, और वो अर्थ कहाँ से आएगा? तो अर्थ आएगा कहीं ना कहीं एक अच्छी शिक्षा जो हमको एक कौशल से युक्त करे और हमारे अंदर इतनी योग्यता, इतनी एबिलिटी डेवलप हो जाए कि हम वहाँ पे हम इस बात को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग सीख सकें। तो इस बात को हम लोग बहुत बेहतर तरीके से परिवार, जो 2 संतान की जो सिद्धांत हैं, जरा मैं इसको जरा समझिए। जो परिवार के बच्चों के जो सिद्धांत हैं कि 2 बच्चे, जरा कल्पना कीजिए अगर किसी लड़की की शादी, बाल विवाह अभी भी देखिए तो बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, अभी भी बाल विवाह आप लोग यदा कदा पेपर में, टीवी में देखते हैं, सर्वाधिक बाल विवाह यहाँ पे अभी भी होते हैं। मतलब 18 वर्ष से नीचे की लड़कियां ब्याह दी जाती हैं, जबकि उनका शरीर पुष्ट नहीं होता है उस हिसाब से। अगर चिकित्सकीय व्यवहार पर देखें तो उनका शरीर पुष्ट नहीं होता है, और अगर उसको देखें तो मस्तिष्क भी पुष्ट नहीं होता है। और हम बिना अपरिपक्व स्थिति में ही हम उसको एक ऐसी पता नहीं कौन सी परंपराओं के नाम पे हम उसकी पूरी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं, और उसके बाद से संतति होने में कितनी महिलाएं तो मर जाती हैं,
और उतनी हमारे स्वास्थ्य संबंधी ढांचाओं से एनीमिया की बीमारी, खून की कमी, एनीमिया जिसको बोलते हैं, ऐसी कई प्रकार के डिजीज इस प्रकार से उसमें कहीं ना कहीं। तो जरा यहाँ पे मैं विचारणीय तथ्य ये है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये विचार करें कि देखिए, मनुष्य महिला और पुरुष की बात नहीं है, मनुष्य किसी भी राष्ट्र की संपदा है। महिला है वो राष्ट्र की संपदा है। उसने अपनी राष्ट्र की संपदाओं का उपयोग करके उसने 18 साल तक अपने जीवन को जिया है। उसको कितना उसने संसाधनों को यूज किया है और तब जाके वो तैयार हुआ। और जरा कल्पना कीजिए, हम एक छोटी सी लापरवाही और एक छोटे से हमारे पास डॉक्टरी चिकित्सा के अभाव में हम और ये कह दें कि इन चीज़ों के आवरण में कि हम उसका कहीं ना कहीं और एक जनरेशन को लेके कि भाई बच्चे तो होंगे ही, तो उसको लेके ये कह दें कि भाई उसमें महिला डिलीवरी के समय मर गई, या ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया, या पेट में बच्चा मर गया, या अपरिपक्व बच्चा है, या विकास अच्छा नहीं है, ये कह के जरा कल्पना कीजिए अगर व्यक्ति वहाँ पे, तो कि एक राष्ट्र की जो संपदा है, जो मानवीय संपदा है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसका कितना लॉस हो रहा है। जो परिवार को, सोसाइटी को जो लॉस हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जरा जो रिसोर्स लगे उसको तैयार करने में, जरा कल्पना कीजिए उन रिसोर्स का 18 वर्ष तक, 16 वर्ष तक उतने रिसोर्स को लेके व्यक्ति तैयार हुआ, और जब उसको अपना मेन स्ट्रीम में आके अपने योगदान जब देने का समय आया, तो हम एक दकियानुसी सोच की परंपराओं में हम उसको आहुति हम लोग उसको आहूत कर दिए। ये कहीं ना कहीं अमानवीय है। यहाँ पे मनुष्य को मानव मात्र को विचार करना पड़ेगा, और यहाँ पे बालिकाओं की शिक्षा पुरुषों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो इस बात को जाने कि 18 वर्ष से पहले इस प्रकार की प्रथा को, तो अगर विरोध भी करना पड़े तो वो विरोध कहीं भी किसी भी प्रकार से, वो कोई प्रकार की अमर्यादा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की अनुशासनहीनता है, ना ही किसी प्रकार के माता पिता का उसमें इज्जत की अवहेलना है। उसमें निश्चित रूप से अगर वो शिक्षा है तो वो शिक्षा वहाँ पे वो आडंबर पे वहाँ पे उसको कुठाराघात होना चाहिए, और वहाँ पे इस बात को होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है। और मैं तो संविधान की कुछ धाराओं को बताऊंगा आने वाले समयों में कि अगर उन चीज़ों का हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताऊंगा, अगर उस पर हम लोग उसको सहारा लेंगे तो बहुत से प्रावधान है। लेकिन अभी तो पहले हम पहले मेंटल एम्पावरमेंट हो जाए, क्योंकि देखिए शिक्षा का काम मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं और उससे नहीं, मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसी शिक्षा